आप ऑफिस में कदम रखते हैं, अपने सहकर्मियों को देखते हैं, मुस्कुराकर उनका अभिवादन करते हैं, लेकिन जवाब में मिलती है सिर्फ चुप्पी। जैसे ही आप करीब आते हैं, बातचीत का रुख बदल जाता है। आपके ईमेल अनदेखे रह जाते हैं और अचानक आपको महसूस होता है कि आप अदृश्य हो गए हैं। ज्यादातर लोग इसे अपने ऊपर ले लेते हैं, इसे निजी अपमान मानते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। किसी के द्वारा अनदेखा किया जाना लगभग कभी भी आपके बारे में नहीं होता। इसका असली कारण होता है ताकत, धारणा और सामाजिक व्यवहार के अनकहे नियम। स्टोइक दर्शन हमें बताता है कि सम्मान हासिल करने के लिए जबरदस्ती ध्यान आकर्षित करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आवश्यकता है अपने आंतरिक आत्मविश्वास को मजबूत बनाने की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसका असली कारण क्या है और कैसे आप बिना बेचैन हुए स्थिरता और संयम से सम्मान दोबारा हासिल कर सकते हैं। क्योंकि कॉरपोरेट दुनिया में नजरअंदाज किया जाना कोई सजा नहीं, बल्कि एक परीक्षा है। आइए सुनिश्चित करें कि आप इस परीक्षा में सफल हों। वीडियो को अंत तक देखें और नीचे कमेंट करें, मैं स्टोइक हूं। अगर आपको इससे मदद मिली हो तो कृपया इसे दूसरों के साथ शेयर करें। 1. भावनात्मक महारत की शक्ति। कल्पना कीजिए, आप एक तूफान के केंद्र में खड़े हैं। चारों ओर अराजकता का तूफान चल रहा है, परंतु आप शांत चिंता से अप्रभावित हैं। यही स्टोइसिज्म की आत्मा है, भावनात्मक महारत। कॉर्पोरेट जगत की अत्यधिक तनावपूर्ण दुनिया में दबाव, डेडलाइन और संकट अक्सर भारी महसूस हो सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये बाहरी तूफान आपकी आंतरिक शांति पर नियंत्रण न रख सकें? स्टोइसिज्म आपको भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन पर अधिकार पाना सिखाता है। अपने आंतरिक तूफान पर एक शांतिपूर्ण नियंत्रण। महान रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस सिर्फ सेनाओं के नेता नहीं थे, वे अपने स्वयं के स्वामी भी थे। युद्धों, व्यक्तिगत धोखेबाजियों और विनाशकारी नुकसानों का सामना करते हुए भी वे अडिग रहे। उनका रहस्य क्या था? यह गहरी समझ की घटनाएं स्वयं तटस्थ हैं। हमारे प्रतिक्रियाएं उन्हें शक्ति प्रदान करती हैं। कल्पना कीजिए कि आप कॉर्पोरेट जगत में तनाव, कठिन सहकर्मियों और अप्रत्याशित संकटों को शांत आत्मविश्वास से संभाल रहे हैं। सोचिए, आपकी आत्मा का विश्वास कितना बढ़ जाएगा, यह जानते हुए कि चाहे कैसा भी हंगामा हो, आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया पर सिर्फ आपका नियंत्रण है। जब हम आवेग में प्रतिक्रिया देते हैं, तो हम अपने जीवन का नियंत्रण बाहरी परिस्थितियों के हाथों में सौंप देते हैं। लेकिन जब हम समझदारी से प्रतिक्रिया करते हैं, तो उस शक्ति को वापस पा लेते हैं। सोचिए, अगर आपकी क्रियाएं प्रतिक्रियाओं की बजाय सोच समझकर की गई पसंद से प्रेरित हों, तो आप पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से कितने प्रभावी हो सकते हैं। व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो भावनात्मक महारत जानबूझकर अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। सर्वप्रथम जागरूकता का अभ्यास करें। अपने भावनाओं को तुरंत प्रतिक्रिया के बिना देखें, रुकें और विचार करें, वास्तविक दांव पर क्या लगा है। अक्सर हम मुद्दों को उनकी वास्तविकता से अधिक बड़ा बना देते हैं। जैसा मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, स्वयं से पूछें, क्या इस स्थिति में क्रोध या निराशा की आवश्यकता है, या फिर कोई अधिक संतुलित दृष्टिकोण संभव है। इसके बाद स्वीकार्यता का अभ्यास करें। बाहरी घटनाओं की अनियंत्रित प्रकृति को स्वीकारें। आप हमेशा यह तय नहीं कर सकते कि आपके आसपास क्या होगा, परंतु आपकी प्रतिक्रिया पूरी तरह आपके नियंत्रण में है। स्वीकार्यता समर्पण नहीं है, बल्कि स्पष्टता है। यह आपको ऊर्जा वहीं केंद्रित करने की अनुमति देती है जहां वास्तव में आपका प्रभाव है, जिससे आपकी प्रभावशीलता बढ़ती है और अनावश्यक तनाव घटता है। अंततः दृष्टिकोण विकसित करें। मार्कस ऑरेलियस स्वयं को नियमित रूप से जीवन की समस्याओं की अस्थायी प्रकृति की याद दिलाते थे, जिसे ऊपर से देखने की रणनीति कहा जाता है। जब कार्यस्थल पर विवाद या तनाव हो, तो मानसिक रूप से पीछे हटकर देखें। यह सोचें कि आने वाले दिनों, महीनों या वर्षों में यह समस्या कितनी महत्वपूर्ण लगेगी। अधिकांश समय यह महत्वहीन हो जाएगी, चिंता तुरंत कम होगी और आपका आगे का रास्ता स्पष्ट होगा। भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में महारत हासिल करने से आप ऐसे नेता बनेंगे जिसका लोग सम्मान और अनुसरण करेंगे। सहकर्मी आपकी स्थिरता की ओर आकर्षित होंगे। शीर्ष अधिकारी आपके दबाव में भी शांत रहने की क्षमता को नोटिस करेंगे। भावनात्मक महारत आपको केवल जीवन के तूफानों से निकलने वाला व्यक्ति ही नहीं, बल्कि संगठन में एक आवश्यक और अटल स्तंभ बनाती है। स्मरण रखें, जीवन का बाहरी तूफान अनिवार्य है, पर आंतरिक अराजकता वैकल्पिक है। भावनात्मक महारत विकसित करें और देखें कैसे आपका व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन आश्चर्यजनक रूप से बदलता है। स्टोइसिज्म केवल दर्शन नहीं, बल्कि खुद के सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने का एक व्यावहारिक और संभव रास्ता है। तूफान आपके चारों तरफ उठेंगे, लेकिन आप हमेशा केंद्रित, शांत और पूरी तरह से नियंत्रण में रहेंगे। 2. वास्तविकता स्वीकार करें। भाग्य को अपनाएं अपने पेशेवर जीवन में।
हमारा प्रतिरोध अक्सर अधूरी अपेक्षाओं से पैदा होता है। हम सोचते हैं कि सब कुछ सरल, उचित और पूर्वानुमेय होगा, परंतु जीवन, विशेषकर कॉर्पोरेट जगत में, शायद ही हमारी इच्छाओं के अनुसार चलता है। स्टोइसिज्म इस तनाव को दूर करने का एक गहरा समाधान देता है। स्वीकृति, यह निष्क्रिय हार नहीं, बल्कि सक्रिय सशक्तिकरण है। प्रसिद्ध स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने समझदारी से कहा है, लोग घटनाओं से परेशान नहीं होते, बल्कि उन घटनाओं के प्रति उनकी सोच उन्हें परेशान करती है। यह गहरी बात हमारी पेशेवर जीवन की मजबूती और प्रभावशीलता की राह दिखाती है। स्वीकृति को अक्सर कमजोरी या हार मान लिया जाता है, लेकिन सच्चाई में वास्तविक स्वीकृति वह होती है जो स्पष्ट रूप से जान ले कि हमारे नियंत्रण के बाहर क्या है, जिससे हम अपनी ऊर्जा को महत्वपूर्ण चीजों पर केंद्रित कर सकें, हमारी मानसिकता और हमारे कार्य। सोचिए, यदि आप घटनाओं का विरोध करने में खर्च की गई ऊर्जा को समाधान खोजने में लगाए, तो आपका योगदान कितना प्रभावशाली हो सकता है। अपने हाल के किसी पेशेवर चुनौती पर विचार करें। शायद यह कोई प्रोजेक्ट की विफलता थी, अचानक संगठनात्मक बदलाव या किसी सहकर्मी के साथ विवाद। क्या इन घटनाओं का विरोध या शिकायत करने से कुछ बदला? शायद नहीं, बल्कि प्रतिरोध ने तनाव बढ़ाया होगा, आपके ध्यान को भटकाया होगा और आपकी प्रभावशीलता घटा दी होगी। अब कल्पना करें कि आप अपनी प्रतिक्रिया को प्रतिरोध से स्वीकृति में बदल देते हैं। यह बदलाव निष्क्रिय नहीं, बल्कि सक्रिय और रणनीतिक होता है। स्वीकृति का मतलब है वास्तविकता को स्पष्ट रूप से समझना, अपने प्रभाव के दायरे में आने वाली चीजों का विश्लेषण करना और जिन चीजों पर आपका नियंत्रण नहीं है, उन्हें शांति से छोड़ देना। यह हार नहीं है, यह बुद्धिमत्ता को स्वीकार करते हैं तो हम चुनौतियों में छुपे अवसरों को देख पाते हैं, जैसे बाजार में बदलाव, तकनीकी व्यवधान या टीम में होने वाली गतिशीलताएं। इन वास्तविकताओं को जल्दी से स्वीकार करके आप अपने उन साथियों से आगे निकल जाते हैं जो प्रतिरोध में फंसे रहते हैं। स्वीकृति आपके मानसिक संसाधनों को मुक्त करती है, जिससे स्पष्टता, रचनात्मकता और सक्रिय निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। स्वीकृति का अभ्यास आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है, जो कॉर्पोरेट जगत में आवश्यक गुण है। इससे आपके भीतर सहानुभूति, धैर्य और सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है, जो प्रभावी नेतृत्व और टीम वर्क के लिए जरूरी है। स्वीकृति में माहिर नेता आत्मविश्वास और स्थिरता पैदा करते हैं, जो अनिश्चितताओं के बीच अपनी टीम को शांति से मार्गदर्शन करते हैं। स्वीकृति को व्यावहारिक रूप से कैसे विकसित करें? पहले स्पष्ट करें कि आपके नियंत्रण में क्या है और क्या नहीं। फिर सचेत रूप से उन चीजों के भावनात्मक बोझ को छोड़ दें जिन पर आपका नियंत्रण नहीं। तुरंत अपना ध्यान कार्रवाई योग्य कदमों पर लगाएं। स्टोइसिज्म नियमित जर्नल लिखने या चिंतन करने जैसे अभ्यासों को प्रोत्साहित करता है, जिससे यह मानसिकता आपकी आदत बन जाती है। स्टोइसिज्म के दृष्टिकोण से वास्तविकता को स्वीकार करना अपने मानकों या महत्वाकांक्षाओं को कम करना नहीं, बल्कि अपनी रणनीतिक क्षमता को बढ़ाना है। स्वीकृति चुनौतियों को विकास, नवाचार और पेशेवर विशिष्टता में बदल देती है। यह लचीले नेतृत्व, मजबूत निर्णय क्षमता और स्थायी प्रदर्शन के पीछे की शक्ति है। याद रखें, जीवन की अनिश्चितता हमेशा बनी रहेगी, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया हमेशा आपके अपने नियंत्रण में है। स्वीकृति की महारत हासिल करके आप बाधाओं को अवसरों में बदल सकते हैं और केवल प्रतिक्रिया देने की बजाय सार्थक, प्रभावशाली कार्य कर सकते हैं। 3. प्रतिक्रिया न दें, उत्तर दें। कॉर्पोरेट माहौल निरंतर सतर्कता की मांग करता है, जहां दांव ऊंचे होते हैं और दबाव प्रबल होता है। भावनाएं भड़क सकती हैं और हमारी प्रतिक्रियाएं आवेगपूर्ण हो सकती हैं। यही वह स्थान है जहां स्टोइक दर्शन अत्यधिक मूल्यवान सिद्ध होता है। स्टोइकों ने प्रतिक्रिया और उत्तर के बीच के अंतर को पहचाना। प्रतिक्रिया कच्ची भावना से उत्पन्न होती है, जो अक्सर गलतफहमी और तनाव को बढ़ावा देती है। दूसरी ओर उत्तर एक ठहराव के बाद आता है, एक सुविचारित निर्णय जो तर्क और आत्मचिंतन से निर्मित होता है। यह अंतर सूक्ष्म लग सकता है, लेकिन इसका प्रभाव परिवर्तनकारी होता है। जब कोई हमें किसी बैठक में उकसाता है या किसी आलोचनात्मक ईमेल में हमें घेरता है, तो स्वाभाविक प्रवृत्ति पलटवार करने या स्वयं को बचाने की हो सकती है। लेकिन स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि कार्रवाई करने से पहले एक महत्वपूर्ण ठहराव डालें। वह स्पष्टता का क्षण, जिसे विक्टर फ्रैंकल ने उस स्थान के रूप में वर्णित किया जहां हमारी वास्तविक स्वतंत्रता निवास करती है। यह संयम का क्षण भावनाओं को दबाने या अनदेखा करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये उन्हें उभरने देने के साथ साथ यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि वे हमारे शब्दों या कार्यों को नियंत्रित न करें। इस अभ्यास के पेशेवर संदर्भ में लाभों पर विचार करें। एक संतुलित उत्तर सहयोगियों के बीच अधिक विश्वास पैदा करता है। यह तनाव को बढ़ाने के बजाय उसे कम करता है।
इस ठहराव का सम्मान करके आप अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं, चाहे वो क्रोध हो, हताशा हो या उत्साह। फिर भी आप उन्हें एक अधिक रचनात्मक और समाधान उन्मुख परिणाम में बदलते हैं। यह मानसिकता न केवल कार्यस्थल में सद्भाव बनाए रखती है, बल्कि आपको एक शांत और भरोसेमंद नेता के रूप में स्थापित करती है, जो वार्तालापों और निर्णयों को सभी के लाभ के लिए आगे बढ़ाने में सक्षम होता है। मार्कस ऑरेलियस, एक प्रसिद्ध स्टोइक दार्शनिक, ने जिम्मेदारी के भार को समझा। उन्होंने शांत बने रहने की दैनिक स्मरण प्रक्रिया अपनाने की सलाह दी। आधुनिक संदर्भ में इसका अर्थ ये हो सकता है कि हर दिन की शुरुआत संभावित चुनौतियों पर संक्षिप्त चिंतन से करें और मानसिक रूप से अभ्यास करें कि आप किस प्रकार शांत रहकर उत्तर देंगे। यह सक्रिय दृष्टिकोण आपके मस्तिष्क को ट्रिगर पहचानने और सोच समझकर प्रतिक्रिया देने के लिए पुनः प्रशिक्षित करता है, जिससे पछतावे और अनावश्यक टकराव को न्यूनतम किया जा सकता है। जो नेता इस संतुलित दृष्टिकोण को अपनाते हैं, वे सम्मान और खुले संचार की संस्कृति को भी बढ़ावा देते हैं। जब कर्मचारी सुने और मूल्यवान महसूस करते हैं, तो मनोबल और उत्पादकता बढ़ती है, जिससे संगठन की सफलता को बल मिलता है। कुछ लोग स्टोइसिज्म को भावनाओं की उपेक्षा करने के बहाने के रूप में गलत समझते हैं। वास्तव में स्टोइक विचारकों ने भावनात्मक जागरूकता को महत्व दिया। वे केवल यह मानते थे कि भावनाओं का मार्गदर्शन किया जाना चाहिए, न कि उनके द्वारा संचालित हुआ जाना चाहिए। सचेत उत्तर देने की प्रतिबद्धता से आप संभावित अराजकता के क्षणों को विकास के अवसरों में बदल सकते हैं। जब आप प्रतिक्रिया देने के बजाय उत्तर देते हैं, तो आप कठिन वार्तालापों को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं, स्पष्ट प्रतिक्रिया दे सकते हैं या परस्पर विरोधी मांगों का सामना कर सकते हैं, वह भी अपने मानसिक संतुलन और व्यावसायिक विश्वसनीयता को बनाए रखते हुए। कॉर्पोरेट क्षेत्र में आपकी भावनात्मक स्थिरता एक प्रकार की पूंजी बन जाती है, जिससे आप अखंडता और लचीलेपन के साथ नेतृत्व कर सकते हैं। इस स्टोइक कौशल को विकसित करके बहावी खंडता और लचीलेपन के साथ नेतृत्व कर सकते हैं। आप यह क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं कि आप सहयोगियों, ग्राहकों और हितधारकों के साथ कैसे संवाद करते हैं। बाहरी घटनाओं को अपने मानसिक संतुलन को प्रभावित करने देने के बजाय आप अपनी आंतरिक स्थिरता को नियंत्रित रखते हैं। यह आत्मनियंत्रण न केवल आपके नेतृत्व की छवि को मजबूत करता है, बल्कि एक अधिक संतुलित और संतोषजनक करियर की नींव भी रखता है। सावधानीपूर्वक उत्तर देने की यह आदत आपके शांति को सुरक्षित रखती है और संगठन में स्थिरता और स्पष्टता की किरण बनकर उभरती है, जो एक निरंतर विकसित होते कॉर्पोरेट परिदृश्य में संयम और प्रभाव का आधार बनती है। 4. अपने नियंत्रण के क्षेत्र को पहचानें। स्टोइसिज्म को इसकी व्यावहारिक बुद्धिमत्ता के लिए लंबे समय से सराहा गया है और इसके मूल सिद्धांतों में से एक एपिक्टेटस के इन शब्दों में खूबसूरती से व्यक्त होता है: कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं, कुछ नहीं। कॉर्पोरेट जगत में जहां जिम्मेदारियां, लक्ष्य और हितधारकों की अपेक्षाएं मिलती हैं, यह अंतर्दृष्टि विशेष रूप से प्रासंगिक हो जाती है। कितनी बार हम किसी ग्राहक के निर्णय, प्रबंधक की बदलती राय या बाजार के रुझानों को निर्धारित करने वाली आर्थिक स्थितियों को लेकर तनाव में घिर जाते हैं। जितना अधिक हम इन बाहरी कारकों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, उतना ही अधिक हम अनावश्यक चिंता का बोझ उठाते हैं। स्टोइसिज्म का मूल यह सरल फिर भी गहरा विचार है कि हमारे सच्चे नियंत्रण का क्षेत्र केवल हमारे अपने कार्यों, चुनावों और दृष्टिकोण तक सीमित है। बाकी सब कुछ, दूसरों की धारणाएं, परिणाम या बाहरी घटनाएं, हमारे प्रत्यक्ष प्रभाव से बाहर हैं। इसलिए उन परिस्थितियों में भावनात्मक ऊर्जा लगाना जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हताशा और अप्रभाविता को जन्म देता है। इस सीमा को पहचान कर हम खुद को उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मुक्त करते हैं जिन्हें हम आकार दे सकते हैं। हमारा पेशेवर विकास, हमारे सहयोगियों के साथ हमारी बातचीत और हमारे योगदान की गुणवत्ता। कल्पना करें कि बाजार के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने या ग्राहक के निर्णय को प्रभावित करने के असंभव प्रयास से मुक्त होकर आप किस प्रकार आत्मसंयम और संतुलन विकसित कर सकते हैं। बाहरी कारकों को नियंत्रित करने की निरर्थक कोशिशों में ऊर्जा खर्च करने के बजाय आप अपनी रचनात्मकता और संकल्प को अपनी सीमाओं के भीतर असाधारण समाधान देने में लगा सकते हैं। यह बदलाव न केवल व्यक्तिगत भलाई को बढ़ावा देता है, बल्कि संगठनात्मक स्तर पर भी अधिक मूल्य उत्पन्न करता है। जब कर्मचारी और नेता अपने दायित्वों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और बाहरी घटनाओं को स्वाभाविक रूप से होने देते हैं, तो एक जिम्मेदारी और सहयोग की संस्कृति विकसित होती है। हालांकि बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करने की इच्छा को छोड़ना निष्क्रियता का संकेत नहीं है, बल्कि यह निर्णय लेने में सचेत विवेक की मांग करता है कि हम अपना ध्यान कहां लगाएं।
जिन तत्वों पर हम प्रभाव डाल सकते हैं उन पर सक्रिय रूप से ध्यान केंद्रित करके हम रचनात्मक कार्रवाई की भावना को प्रोत्साहित करते हैं। यह दृष्टिकोण सक्रिय संवाद, पूर्व योजना और दूरदर्शिता को बढ़ावा देता है, बिना अति नियंत्रण या अनावश्यक चिंता में बहने के। यह न तो आसान अभ्यास है और न ही तत्काल शांति प्रदान करता है, लेकिन मानसिक स्पष्टता और निरंतर उत्पादकता के रूप में इसका लाभ अत्यधिक होता है। इस दैनिक अनुशासन को आत्मचिंतन के माध्यम से पोषित किया जा सकता है। स्वयं से पूछें, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? यदि उत्तर नहीं है, तो इस विषय से जुड़ी भावनात्मक जकड़न को छोड़ने की अनुमति दें। इसके बजाय उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें जहां आपके निर्णयों और प्रयासों का ठोस प्रभाव हो सकता है। समय के साथ यह मानसिकता परिवर्तन आपके आत्म प्रभावशीलता की भावना को गहरा करता है। आप कम प्रतिक्रियाशील, अधिक संयमित और अपनी टीम व कंपनी की प्रगति को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में सक्षम होते हैं। अंततः स्टोइक सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि क्या हमारे नियंत्रण में है और क्या नहीं। यह सच्ची शक्ति को अपनाने की प्रेरणा देता है। यह आज की तेजी से बदलती कॉरपोरेट दुनिया में अनिश्चितता और जटिलता को नेविगेट करने की स्पष्टता प्रदान करता है। हालांकि यह अभ्यास तात्कालिक शांति का वादा नहीं करता, लेकिन यह लचीले नेतृत्व और व्यक्तिगत विकास के लिए एक स्थिर आधार अवश्य रखता है। जब हम सचेत रूप से अपने प्रभाव क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने का चुनाव करते हैं, तो हम अनियंत्रित तत्वों के शोर से मुक्त होते हैं और उन क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने की शक्ति पाते हैं जहां वास्तव में इसका महत्व होता है। 5. अपनी धारणा को नया रूप दें। एपिक्टेटस ने एक बार कहा था, मनुष्य चीजों से नहीं बल्कि चीजों के प्रति अपनी धारणाओं से परेशान होते हैं। यह स्टोइक सिद्धांत इस विचार को उजागर करता है कि घटनाएं स्वयं हमें परेशान करने की शक्ति नहीं रखती, बल्कि उनका प्रभाव हमारी व्याख्या पर निर्भर करता है। कॉर्पोरेट वातावरण में असफलताओं को नवाचार और विकास के अवसरों के रूप में देखना एक प्रभावी अभ्यास है। कल्पना करें कि आपने अपनी नौकरी खो दी या पदोन्नति से चूक गए। पहली नजर में यह एक बड़ा झटका लग सकता है, लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण से प्रतिकूल परिस्थितियां अक्सर नए अवसरों की घोषणा करती हैं। शायद यह बदलाव आपको ऐसी भूमिका खोजने में मदद करे जो आपके लक्ष्यों से अधिक मेल खाती हो या आपको नई क्षमताएं विकसित करने का अवसर दे। मूल बात यह है कि कठिनाइयों का उपयोग कैसे किया जाए। नुकसान की मानसिकता से संभावनाओं की मानसिकता की ओर स्थानांतरित होना ही कुंजी है। इसी तरह जब आलोचना का सामना होता है तो बचाव करने या आत्मदया में डूबने की प्रवृत्ति स्वाभाविक होती है, लेकिन यदि हम आलोचनात्मक प्रतिक्रिया को एक संसाधन के रूप में देखें तो हम असहजता को आत्म सुधार के अवसर में बदल सकते हैं। यह बदलाव अपने आप को निशाना बनाए गए व्यक्ति के रूप में देखने की बजाय एक सूचित व्यक्ति के रूप में देखने का नेतृत्व, संवाद और रणनीति में विकास को प्रज्वलित कर सकता है। इस जानबूझकर की गई पुनर्व्याख्या के माध्यम से हम न केवल लचीलापन बढ़ाते हैं बल्कि अपने पेशेवर प्रदर्शन को भी निखारते हैं। स्टोइक अभ्यास की यह धारणा परिवर्तन क्षमता नेताओं को ऐसी संस्कृतियों का पोषण करने में मदद करती है जो हार मानने के बजाय अनुकूलन को महत्व देती हैं। जो टीमें असफलताओं को सीखने के अवसरों के रूप में देखती हैं, वे बाधाओं को पार करने और नए समाधान खोजने के लिए अधिक प्रेरित होती हैं। यह मानसिकता सहयोग, रचनात्मकता और एक दृढ़ संकल्प को बढ़ावा देती है जो अस्थिर बाजारों में संगठनों को मजबूत बनाती है। इस बदलाव को लागू करने के लिए आत्म जागरूकता और सचेत प्रयास की आवश्यकता होती है। पहले प्रतिकूलता के प्रति अपनी तत्कालिक भावनात्मक प्रतिक्रिया को पहचानें, फिर एक ठहराव लें और स्वयं से पूछें कि क्या आप नकारात्मक पक्ष को बढ़ा चढ़ाकर देख रहे हैं या संभावित लाभों को नजरअंदाज कर रहे हैं। यह आत्मचिंतन अनुत्पादक विचारों को बाधित करता है और मानसिक ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों की ओर मोड़ता है। समय के साथ अपनी धारणा को फिर से परिभाषित करना एक आशावादी और संसाधनपूर्ण मानसिकता को मजबूत करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, स्टोइसिज्म भोली सकारात्मकता को बढ़ावा नहीं देता। इसके बजाय यह वास्तविकता को स्वीकार करने और घटनाओं की लाभप्रद व्याख्या करने की हमारी क्षमता में विश्वास बनाए रखने के बीच संतुलन बनाता है। बाधाओं को अवसर के रूप में देखने से चुनौतियां समाप्त नहीं होती, लेकिन वे हमारी मानसिकता को इस तरह पुनः स्थापित करती हैं कि यह हमें रचनात्मक समाधान खोजने के लिए प्रेरित करे। यह दृष्टिकोण असफलता के क्षणों को प्रगति के उत्प्रेरक में बदल देता है। अपने पिछले संघर्षों पर विचार करें, पिक्तिके पर ब्रिकी के उत्प्रेरक में बदल देता है। अपने पिछले संघर्षों पर विचार करें,
हो सकता है कि कोई विफल प्रोजेक्ट बेहतर सहयोग के लिए मार्ग प्रशस्त कर गया हो। कोई छूटा हुआ लक्ष्य आपको प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से समझने का मूल्यवान सबक दे गया हो। इन घटनाओं को ठोकर के पत्थरों की बजाय निर्माण खंड के रूप में देखने से नवाचार और आत्मविश्वास बढ़ता है। कॉरपोरेट पेशेवरों के रूप में हमें तंग समय सीमा, बदलते बाजार और उच्च अपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है। मनुष्य चीजों से नहीं बल्कि चीजों के प्रति अपनी धारणाओं से परेशान होते हैं। यह सिद्धांत दबाव के बीच विकसित होने के लिए एक मार्गदर्शक ढांचा प्रदान करता है। प्रत्येक चुनौती के साथ अपनी धारणा की शक्ति को याद रखें। बाधाओं को सीखने और बुद्धिमत्ता प्राप्त करने के अवसरों के रूप में देखने से आपका पेशेवर सफर आत्मविकास और करियर की प्रगति का माध्यम बन जाता है। नेता इस दृष्टिकोण को प्रोत्साहित कर सकते हैं यदि वे विफलताओं से सीखने के खुले संवाद को बढ़ावा दें और असफलताओं से मिली अंतर्दृष्टि का जश्न मनाएं। जब पेशेवर असफलताओं को ठहराव के बजाय मार्ग परिवर्तन के रूप में देखते हैं तो वे नवाचार, सहयोग और सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। यह सामूहिक लचीलापन एक संगठनात्मक पहचान को आकार देता है जो स्थिरता पर नहीं बल्कि रूपांतरण की मानसिकता पर फलता फूलता है। 6. बाहरी मान्यता के प्रति उदासीनता विकसित करें। तेजी से बदलती कॉरपोरेट दुनिया में बाहरी मान्यता अक्सर हमारे आत्म मूल्य को निर्धारित करती है। प्रदर्शन मूल्यांकन, साथियों की प्रशंसा और प्रबंधकीय स्वीकृति हमारी सफलता के मापदंड बन जाते हैं। लेकिन जैसा कि मार्कस ऑरेलियस याद दिलाते हैं, सच्ची मूल्यवानता दूसरों के अस्थिर निर्णयों में नहीं बल्कि हमारे अपने दृढ़ संकल्प, सद्गुणों और व्यक्तिगत उत्कृष्टता में निहित होती है। अनुमोदन की खोज करते हुए आलोचना से डरते हैं। यह निरंतर मान्यता की आवश्यकता चिंता को जन्म देती है और आत्मस्थिरता को अस्थिर कर देती है। जब प्रशंसा हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है और आलोचना इसे कम करती है तो हम अपने आसपास के लोगों की अनिश्चित राय के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। यह बाहरी पुष्टि पर निर्भरता हमारी अखंडता से नेतृत्व करने, स्वतंत्र निर्णय लेने और चुनौतियों के सामने स्थिर रहने की क्षमता को कमजोर कर देती है। हमारा मूल्य आंतरिक रूप से प्राप्त करें। बदलती बाहरी राय पर निर्भर रहने के बजाय हमें अपनी व्यक्तिगत अखंडता, कार्यनीति और उत्कृष्टता की खोज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सच्ची सफलता हमारी प्राप्त प्रशंसाओं से नहीं बल्कि हमारे द्वारा स्थापित सिद्धांतों से मापी जाती है। एक स्टोइक पेशेवर न तो मान्यता की लालसा करता है और न ही अस्वीकृति से डरता है, बल्कि अपने दृढ़ विश्वासों में अडिग रहता है और एक स्पष्ट आंतरिक मार्गदर्शक द्वारा संचालित होता है। कल्पना करें कि आप कार्यस्थल में अडिग आत्मविश्वास के साथ प्रवेश कर रहे हैं, जहां न तो प्रशंसा आपका अहंकार बढ़ाती है और न ही आलोचना आपके आत्मसम्मान को प्रभावित करती है। यह अहंकार नहीं बल्कि सच्ची विनम्रता है। यह समझ कि बाहरी निर्णय आपको परिभाषित नहीं करते। मान्यता की आवश्यकता से स्वयं को अलग करके आप एक लचीली मानसिकता विकसित करते हैं जिससे आप दबाव में भी शांत और निर्णायक बने रहते हैं। जब आप बाहरी स्वीकृति की बेड़ियों से मुक्त होते हैं तो आप प्रामाणिकता से कार्य करने लगते हैं। आप निर्णय सही और नैतिक आधार पर लेते हैं, न कि इस पर कि कौन सा निर्णय अधिक सराहना प्राप्त करेगा। आप कठिन वार्तालापों में ईमानदारी से और बिना भय के भाग लेते हैं। आपका कार्य एक आंतरिक प्रेरणा से संचालित होता है, न कि मान्यता की निरंतर आवश्यकता से। यह मानसिकता परिवर्तन आपको आत्मविश्वास के साथ नेतृत्व करने की शक्ति देता है, जिससे आप सहकर्मियों के बीच सम्मान अर्जित करते हैं और एक अडिग अखंडता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा यह स्टोइक दृष्टिकोण भावनात्मक स्थिरता को बढ़ाता है। जब आपको असफलताओं का सामना करना पड़ता है कायनात्मक, तो आप आत्मसंदेह में नहीं डूबते। इसके बजाय आप चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में देखते हैं और उन्हें तर्कसंगत एवं शांतचित्त रूप से विश्लेषण करते हैं। आप समझते हैं कि आलोचना जब रचनात्मक होती है तो यह आत्म सुधार का एक उपकरण होती है, न कि व्यक्तिगत हमला। इस दर्शन को अभ्यास में लाने के लिए दैनिक आत्मचिंतन आवश्यक है। स्वयं से पूछें, क्या मैंने आज ईमानदारी से कार्य किया? क्या मैंने दबाव के बावजूद अपने मूल्यों को बनाए रखा? जब आप सफलता के आंतरिक मापदंड स्थापित करते हैं तो धीरे धीरे बाहरी मान्यता की अस्थिरता से स्वयं को मुक्त कर लेते हैं। अंततः मान्यता की आवश्यकता से स्वयं को मुक्त करना
सशक्तिकरण का कार्य है। यह आपको एक आंतरिक शांति, आत्मविश्वास और उद्देश्य की भावना के साथ कॉर्पोरेट जीवन को नेविगेट करने की अनुमति देता है। क्षणिक मान्यता के पीछे भागने के बजाय आप एक ऐसी राह पर चलते हैं जो अडिग विश्वास द्वारा प्रकाशित होती है। ऐसा करने से आप न केवल एक मजबूत पेशेवर बनते हैं, बल्कि एक ऐसा नेता भी जिसे लोग प्रशंसा की वजह से नहीं, बल्कि आपके चरित्र की शक्ति के लिए सम्मान देते हैं। 7. हर परिस्थिति में कृतज्ञता विकसित करें। स्टोइसिज्म में कृतज्ञता केवल आनंद और सहजता के क्षणों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अभ्यास है जो प्रतिकूलता में अपनी वास्तविक शक्ति प्राप्त करता है। स्टोइकों ने समझा कि कठिनाइयां जीवन का अवश्यंभावी हिस्सा है, लेकिन जो बात बुद्धिमान व्यक्ति को बेचैन व्यक्ति से अलग करती है वह यह है कि वे इन कठिनाइयों पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। महान स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने सिखाया कि चुनौतियां अभिशाप नहीं, बल्कि आमंत्रण हैं सद्गुणों का अभ्यास करने और अपने चरित्र को परिष्कृत करने के अवसर। अपने पेशेवर या व्यक्तिगत जीवन में जिन कठिनाइयों का आप इस समय सामना कर रहे हैं, उन पर विचार करें। क्या वे केवल बाधाएं हैं या क्या वे छुपे हुए शिक्षक भी हो सकते हैं? जब हम अपनी मानसिकता को स्थानांतरित करते हैं तो कृतज्ञता पीड़ा और ज्ञान के बीच की कड़ी बन जाती है। यह दर्द को विकास में, असफलताओं को सबक में और निराशा को धैर्य में बदल देती है। कॉर्पोरेट दुनिया में जहां तनाव, प्रतिस्पर्धा और अनिश्चितता हावी रहती है, यह मानसिकता अनिवार्य हो जाती है। कार्यस्थल की चुनौतियों से नाराज होने के बजाय उन्हें धैर्य, अनुशासन और अनुकूलनशीलता को तेज करने के अवसर के रूप में अपनाएं। कृतज्ञता पीड़ित मानसिकता का प्रतिविष है। जब हम केवल इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हमसे क्या छीना गया, चाहे वह कोई अवसर हो, मान्यता हो या सुरक्षा, तो हम आत्मदया के जाल में फंस जाते हैं। हालांकि स्टोइक दृष्टिकोण हमें अपनी सोच को फिर से परिभाषित करने के लिए प्रेरित करता है। यह मेरे साथ क्यों हो रहा है पूछने के बजाय हमें यह पूछना चाहिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। यह सूक्ष्म लेकिन गहरा दृष्टिकोण बदलाव हमें निष्क्रिय पीड़ित से सशक्त शिक्षार्थी में बदल देता है। प्रत्येक चुनौती तब दृढ़ता, विनम्रता और सहनशक्ति जैसे गुणों का अभ्यास करने का एक प्रशिक्षण मैदान बन जाती है। इसके अलावा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्रतिदिन कृतज्ञता का अभ्यास करने से मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक शक्ति की एक ठोस नींव तैयार होती है। कॉर्पोरेट वातावरण में जहां असफलताएं और अस्थायी झटके अपरिहार्य हैं, कृतज्ञता विकसित करने से हमें आत्मसंयम बनाए रखने और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। यह हमें हताशा या कड़वाहट में बह जाने से रोकती है और इसके बजाय उद्देश्य की भावना को पोषित करती है। जो नेता कृतज्ञता को अपनाते हैं वे अपनी टीमों को प्रेरित करते हैं और एक ऐसी कार्य संस्कृति विकसित करते हैं जो लचीलेपन और दीर्घकालिक सफलता को बढ़ावा देती है। कृतज्ञता का अर्थ दर्द की अनदेखी करना या यह दिखावा करना नहीं है कि सब कुछ सही है। इसका अर्थ कठिनाइयों को स्वीकार करना है और यह चुनना है कि हम उनके भीतर मौजूद मूल्य को देखें। एक कठिन बॉस हमें धैर्य सिखाता है, एक खोई हुई पदोन्नति हमें धैर्य और आत्मनिर्भरता सिखाती है, एक विफल प्रोजेक्ट हमें विनम्रता और नवाचार सिखाता है। हर कठिनाई में एक सबक छुपा होता है, एक सद्गुण जिसे मजबूत किया जाना है। इस दृष्टिकोण के तात्कालिक लाभों से परे कृतज्ञता हमें जीवन की सुंदरता को अराजकता के बीच भी देखने की अनुमति देती है। ये हमें उन सरल लेकिन गहरे आशीर्वादों की सराहना करने में मदद करती है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। वे सहकर्मी जो हमारा समर्थन करते हैं, वे सबक जो हम असफलताओं से सीखते हैं और वह आंतरिक विकास जो हर संघर्ष लाता है। यह मानसिकता एक आंतरिक शांति विकसित करती है जो बाहरी परिस्थितियों से विचलित नहीं होती। जब हम हर अनुभव में कृतज्ञता पाते हैं तो हम एक अटूट आत्मा विकसित करते हैं जो किसी भी तूफान का सामना करने में सक्षम होती है। अंततः स्टोइसिज्म में कृतज्ञता केवल आशावाद नहीं है, यह साहस है। प्रतिकूलता को देखकर यह कहना साहस का कार्य है। इस सबक के लिए धन्यवाद। शिकायत के बजाय कार्रवाई को और निराशा के बजाय ज्ञान को चुनने में साहस लगता है और इसी साहस में हमें सच्ची शक्ति मिलती है। जीवन की कठिनाइयों को एक स्थिर मन और अडिग आत्मा के साथ नेविगेट करने की क्षमता। 8. दैनिक आत्मचिंतन और जर्नलिंग। मार्कस ऑरेलियस हर रात एक शक्तिशाली अभ्यास में संलग्न होते थे, आत्मचिंतन। प्रत्येक संध्या वे अपने विचारों, शब्दों और कार्यों का आकलन करते थे, स्वयं को दोष देने के लिए नहीं बल्कि सीखने और विकसित होने के लिए। उनका तरीका गलतियों पर अपराध बोध के साथ अटकने का नहीं था बल्कि उन्हें स्पष्टता के साथ पहचानने का था।
ताकि वे भविष्य में अपनी प्रतिक्रियाओं में सुधार कर सकें। ये अभ्यास सरल होने के बावजूद गहरा प्रभावशाली है और जो कोई भी इसे अपनाने को तैयार है उसे भावनात्मक नियंत्रण की ओर मार्ग दिखाता है। कल्पना करें कि आप अपने दिन का समापन एक गहरे आत्मनिरीक्षण के साथ करते हैं। अपने आप से एक ईमानदार वार्तालाप, अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करने या अपनी आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं को सही ठहराने के बजाय आप उन्हें गहराई से जांचते हैं। कहाँ आपने क्रोध को अपने निर्णय पर हावी होने दिया, कहाँ अधीरता ने तर्क पर विजय पा ली। ये आत्मा आलोचना का नहीं बल्कि आत्म जागरूकता का अभ्यास है। जिन क्षणों में भावनाओं ने आपके कार्यों को प्रभावित किया, उन्हें पहचान कर आप भविष्य में अपनी प्रतिक्रियाओं को पुनः आकार देने का अवसर बनाते हैं। जर्नलिंग, जिसे स्वयं मार्कस ऑरेलियस ने अपनाया था, इस अभ्यास के लिए सबसे प्रभावी उपकरणों में से एक है। अपने विचारों को लिखना आपकी अंतर्दृष्टियों को ठोस बनाता है। यह क्षणिक विचारों को ठोस शिक्षाओं में बदल देता है। लेकिन यह केवल आत्म अभिव्यक्ति नहीं है, यह संरचित आत्म सुधार की एक प्रक्रिया है। जब आप अपने अनुभवों को निष्पक्षता और ईमानदारी से दर्ज करते हैं, तो आप अपनी प्रवृत्तियों को स्पष्ट रूप से देखने लगते हैं। आपको यह समझ में आने लगता है कि क्या चीजें आपको विचलित करती हैं, क्या आपकी आंतरिक शांति को भंग करती हैं और आप किन कमजोरियों से अभी भी जूझ रहे हैं। ये अंतर्दृष्टियों आत्मनियंत्रण प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम होती हैं। समय के साथ यह रात्रिकालीन अभ्यास आपके दृष्टिकोण में एक शक्तिशाली बदलाव लाता है। आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया देने के बजाय आप अधिक सोच समझकर कार्य करने लगते हैं। आपकी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं कमजोर पड़ जाती हैं और उनकी जगह संतुलित उत्तर लेते हैं। आप एक गहरी आत्मनियंत्रण की भावना विकसित करते हैं, जिससे आप परिस्थितियों को केवल प्रवृत्ति के आधार पर नहीं बल्कि विवेक के साथ संभाल सकते हैं। जीवन की चुनौतियां अब ऐसी बाहरी शक्तियों की तरह महसूस नहीं होती जो आपको बहा ले जाएंगी, बल्कि वे अनुशासन और धैर्य का अभ्यास करने के अवसर बन जाती हैं। आप जीवन के केवल एक यात्री जिसे परिस्थितियां इधर उधर धकेलती हैं, आप इसके पायलट बन जाते हैं। अपने जीवन की दिशा को जानबूझकर और बुद्धिमानी से नियंत्रित करते हैं। यह परिवर्तन रातों रात नहीं होता, यह निरंतर प्रयास और ईमानदारी से आत्मजांच करने की प्रतिबद्धता का परिणाम होता है। लेकिन प्रत्येक दिन के साथ इसके लाभ बढ़ते जाते हैं। आप न केवल अपनी भावनाओं पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करते हैं, बल्कि अपने स्वयं के बारे में एक गहरी समझ भी विकसित करते हैं। आप पहचानते हैं कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है और छोटी छोटी परेशानियां अब आपके मन पर हावी नहीं होती। आप उन चीजों को छोड़ना सीखते हैं जो आपके लिए लाभकारी नहीं है और उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके विकास में सहायक हैं। मार्कस ऑरेलियस ने मेडिटेशंस लिखी, जो उनके व्यक्तिगत आत्मचिंतन का एक संग्रह था, जिसे उन्होंने कभी सार्वजनिक करने के लिए नहीं लिखा था। फिर भी उनकी यह रचना इस अभ्यास की शक्ति का प्रमाण बन गई। यह एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जो लगातार स्वयं को सुधारने की प्रक्रिया में था, सर्वोच्च सिद्धांतों के अनुसार जीने का प्रयास कर रहा था, भले ही वह एक साम्राज्य का शासक था। उनका उदाहरण हमें सिखाता है कि महानता पूर्णता में नहीं बल्कि स्वयं को सुधारने की इच्छा में निहित होती है। ईमानदारी के साथ अपनी कमजोरियों का सामना करने और बिना हताश हुए उनमें सुधार करने की तत्परता में। जब हम इस रात्रिकालीन अभ्यास को अपनाते हैं, तो हम अपनी स्वयं की वृद्धि की जिम्मेदारी लेते हैं। हम भावनाओं के नियंत्रण में रहने से ऊपर उठते हैं और उन्हें समझदारी से प्रबंधित करना सीखते हैं। हम वास्तव में अपने चरित्र के निर्माता बन जाते हैं। आत्मचिंतन का यह अभ्यास केवल दिन को याद करने के लिए नहीं बल्कि आने वाले दिनों को आकार देने के लिए है। एक ऐसा मन विकसित करने के लिए जो शांत, सशक्त और गहरी बुद्धिमत्ता से भरपूर हो। 9. स्वेच्छा से कष्ट सहने का अभ्यास करें। स्टोइक दार्शनिकों का मानना था कि सच्ची शक्ति असुविधा में ढलकर बनती है। वे केवल कठिनाइयों को सहन ही नहीं करते थे बल्कि उन्हें स्वयं आमंत्रित करते थे। वे स्वेच्छा से कष्ट सहने का अभ्यास करते थे। ठंडे पानी से स्नान, उपवास, जमीन पर सोना, यह सब आत्म प्रताड़ना के लिए नहीं बल्कि अपने मन को दृढ़ करने के लिए। जानबूझकर असुविधा का सामना करके वे स्वयं को जीवन की अनिवार्य चुनौतियों से अडिग रहने के लिए प्रशिक्षित करते थे। कल्पना करें कि आप प्रतिदिन छोटे छोटे कष्टों का सामना करने का अभ्यास कर रहे हैं। ठंडे पानी से नहाना, एक समय का भोजन छोड़ना या किसी कठिन वार्तालाप को टालने के बजाय उसे करना। ये छोटे छोटे कार्य आपके मन को उसी तरह प्रशिक्षित करते हैं जैसे व्यायाम शरीर को मजबूत बनाता है या आपके मानसिक धैर्य को दृढ़ बनाते हैं, जिससे आप दबाव में भी स्थिर बने रहते हैं। जितना अधिक आप स्वेच्छा से असुविधा का सामना करेंगे, उतना ही कम जीवन आपको भयभीत करेगा।
आप अपने भीतर एक संतुलन विकसित करेंगे, एक आंतरिक शांति जो बाहरी उथल पुथल से प्रभावित नहीं होगी। आपकी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं स्थिर और पूर्वानुमेय बन जाएंगी, परिस्थितियों की दया पर निर्भर नहीं रहेंगी। यह अभ्यास स्वयं को अनावश्यक पीड़ा देने के लिए नहीं है, बल्कि यह तैयारी है। ये प्रतिकूलता से पहले लचीलापन विकसित करने की विधि है। अक्सर हम तब तक इंतजार करते हैं जब तक दुर्भाग्य हमारे जीवन में दस्तक नहीं देता, और तभी अपनी सहन शक्ति का परीक्षण करते हैं। लेकिन स्टोइकों ने समझा कि यदि वे नियंत्रित परिस्थितियों में स्वयं को चुनौती देंगे, तो जब असली कठिनाइयां आएंगी तो वे अधिक तैयार रहेंगे। जो व्यक्ति स्वेच्छा से उपवास कर चुका है, वह भोजन की कमी होने पर घबराता नहीं है। जो व्यक्ति असुविधा को गले लगाता है, वह जीवन की अप्रत्याशित कठिनाइयों के सामने नहीं बिखरता। सेनेका महान स्टोइक दार्शनिकों में से एक, अपार धन संपत्ति के बावजूद गरीबी का अभ्यास करते थे। वे साधारण खुरदरे कपड़े पहनते और बेहद साधारण भोजन ग्रहण करते थे। वे यह इसलिए नहीं करते थे क्योंकि उन्हें करना पड़ता था, बल्कि यह साबित करने के लिए करते थे कि वे कर सकते हैं। वे इसे दुर्भाग्य के लिए पूर्वाभ्यास कहते थे। यदि कोई व्यक्ति न्यूनतम संसाधनों में रह सकता है और फिर भी मानसिक शांति बनाए रख सकता है, तो कोई भी बाहरी कठिनाई वास्तव में उसे हिला नहीं सकती। यह मानसिकता हमारे प्रतिकूलताओं के प्रति दृष्टिकोण को बदल देती है। चुनौतियों को खतरे के रूप में देखने के बजाय हम उन्हें अवसर के रूप में देखना शुरू करते हैं। धैर्य का अभ्यास करने, अपनी आंतरिक शक्ति को पुनः सशक्त करने और अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने के अवसर। जीवन की अनिश्चितताएं अब डरावनी नहीं लगती, बल्कि वे ऐसे परीक्षण बन जाती हैं जिनके लिए हम पहले से तैयार हैं। अब हम भय में प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ उत्तर देते हैं। इस अभ्यास के माध्यम से हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। हम अपने भय, निराशा और आवेगों को काबू में रखना सीखते हैं। हम जीवन के तूफानों में केवल एक असहाय यात्री नहीं रहते जो भाग्य की लहरों के सहारे बहता है। इसके बजाय हम अपने मार्गदर्शक बन जाते हैं, अपने जीवन को उद्देश्यपूर्वक और विवेकपूर्ण रूप से संचालित करते हैं। जितना अधिक हम अपनी इच्छा से कष्ट सहने का अभ्यास करते हैं, उतनी ही कम शक्ति कष्टों का हमारे ऊपर प्रभाव होता है। दुनिया हमेशा अनिश्चित रहेगी, चुनौतियां आएंगी, कष्ट होंगे और परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन स्वेच्छा से कठिनाइयों का सामना करके, स्वयं को असुविधा सहने के लिए प्रशिक्षित करके हम एक अडिग मन विकसित करते हैं। ऐसा मन जो दबाव में नहीं टूटता, बल्कि शांत, केंद्रित और लचीला बना रहता है। ऐसा करने से हम अपने उस रूप में प्रवेश करते हैं जो पहले से अधिक मजबूत, बुद्धिमान और वास्तव में आत्मनियंत्रण से परिपूर्ण होता है। 10. हर चीज की नश्वरता को पहचाने। हर चीज बदलती है, ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, लोग विकसित होते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। फिर भी हम इस परिवर्तन का विरोध करते हैं, परिचित चीजों से चिपके रहते हैं और अज्ञात से डरते हैं। ये प्रतिरोध ही हमारे कष्ट का कारण बनता है। हम केवल खोई हुई चीजों का शोक नहीं मनाते, बल्कि इस बात से भी पीड़ित होते हैं कि हम उनके जाने को स्वीकार नहीं कर पाते। महान स्टोइक सम्राट मार्कस ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं कि परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे अपनाना चाहिए। जब हम नश्वरता को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम अनावश्यक पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं और जीवन की पूरी गहराई को अनुभव कर सकते हैं। कल्पना करें कि आप पूरी तरह से जी रहे हैं, बिना बदलाव के भय के। जो कुछ आपके पास है, उसे खोने का शोक करने के बजाय आप उसे उसके अस्तित्व में रहने तक संजोते हैं। आप कसकर पकड़ने की कोशिश नहीं करते, समय की नदी को रोकने का प्रयास नहीं करते। आप इसके साथ प्रवाहित होते हैं, इसे सहजता से अपनाते हैं। यह ठंडी उदासीनता नहीं है, बल्कि यह समझ है कि वास्तव में कुछ भी हमारा स्थायी रूप से अपना नहीं था। यह एक गहरी मानसिकता का बदलाव है, जीवन की स्वाभाविक गति का विरोध करने से लेकर उसके साथ सामंजस्य स्थापित करने तक। परिवर्तन को लेकर जो चिंता हम महसूस करते हैं, वह अक्सर नियंत्रण के भ्रम से उत्पन्न होती है। हम यह मानते हैं कि यदि हम किसी रिश्ते, संपत्ति या पहचान को कसकर पकड़ कर रखेंगे, तो हम उसे हमेशा के लिए बनाए रख सकते हैं। लेकिन समय हमारी इच्छाओं की परवाह किए बिना आगे बढ़ता रहता है। नश्वरता को पहचानने का अर्थ उदासीन होना नहीं है, इसका अर्थ है चीजों का और अधिक गहराई से मूल्यांकन करना। जब हम स्वीकार करते हैं कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, तो हम उसे वर्तमान में और अधिक संजोते हैं। जीवन का क्षण भंगुर स्वभाव इसकी सुंदरता को बढ़ा देता है, ठीक उसी तरह जैसे सूर्यास्त सबसे अधिक मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है, क्योंकि वह शीघ्र लुप्त हो जाता है। शरद ऋतु में गिरते हुए पत्ते की कल्पना करें। यदि आप उसके गिरने का विरोध करते हैं, तो आप उसके अनिवार्य पतन पर दुखी होंगे।
लेकिन यदि आप प्रकृति के चक्र को स्वीकार करते हैं तो आप उसकी चमकदार रंगत की सराहना कर सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि यह एक बड़ी योजना का हिस्सा है। जीवन भी इसी प्रकार कार्य करता है। हम इसके प्राकृतिक उतार चढ़ाव का विरोध कर सकते हैं या इसे अपनाकर शांति प्राप्त कर सकते हैं। जब हम बदलाव से डरना बंद कर देते हैं तो हम भावनात्मक रूप से हल्के हो जाते हैं। हमारे लगाव हमें जकड़कर नहीं रखते, इसके बजाय हम दुनिया के साथ पूरी तरह से जुड़ते हैं, हर अनुभव को पूर्ण रूप से जीते हैं बिना किसी भय के। हम अधिक सहज हो जाते हैं, नए परिवर्तनों के अनुकूल हो जाते हैं बिना अनावश्यक कष्ट के। किसी चीज की समाप्ति हमें तोड़ नहीं देती, यह केवल कुछ नए की शुरुआत का संकेत देती है। यह मानसिकता हमें जीवन को संतुलन और सहजता के साथ नेविगेट करने की क्षमता प्रदान करती है। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं, देखो कि कैसे सभी चीजें निरंतर परिवर्तन के माध्यम से उत्पन्न होती हैं। स्वयं को यह सिखाओ कि प्रकृति का उच्चतम लक्ष्य चीजों को लाना और फिर उन्हें ले जाना है। उन्होंने परिवर्तन को एक युद्ध के रूप में नहीं देखा, बल्कि जीवन के मूल तत्व के रूप में स्वीकार किया। जब हम इस समझ के साथ जीते हैं तो हम पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं। हम केवल सहन करने से आगे बढ़कर जीवन की गहरी सराहना करना शुरू करते हैं। नश्वरता को अपनाना जीवन को अपनाना है। यह बिना अधिकार जताए प्रेम करना है, बिना भय के अनुभव करना है और इस ज्ञान के साथ आगे बढ़ना है कि हर क्षण क्षण भंगुर और मूल्यवान है। ऐसा करने से हम एक गहरी शांति विकसित करते हैं, एक ऐसी समझ जो हमें जीवन को बिना किसी प्रतिरोध के जीने की अनुमति देती है और हमें सही समय पर जाने देने की बुद्धिमत्ता प्रदान करती है। आत्मसुधार की निरंतर यात्रा स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि भावनात्मक नियंत्रण कोई गंतव्य नहीं बल्कि एक सतत यात्रा है। यह केवल एक बार किया गया आत्मनियंत्रण का कार्य नहीं, न ही यह स्पष्टता का एक क्षणिक अनुभव है, बल्कि यह आत्मानुशासन, आत्मचिंतन और विकास के प्रति जीवन भर की प्रतिबद्धता है। जो भी चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, वे बाधाएं नहीं बल्कि हमारे संकल्प को मजबूत करने के अवसर हैं। प्रत्येक भावना जो उत्पन्न होती है वह कोई शत्रु नहीं बल्कि हमारे संकल्प को मजबूत करने के अवसर हैं। प्रत्येक भावना जो उत्पन्न होती है बल्कि हमारे संकल्प को मजबूत करने के अवसर है, बल्कि हमारे संकल्प को बर्गर सी है तारह जिसे समझने की आवश्यकता है। सच्चा आत्मनियंत्रण इस निरंतर प्रक्रिया को अपनाने, प्रतिदिन स्वयं को सुधारने और अपने मन को क्रमिक रूप से विकसित करने की प्रतिबद्धता में निहित है। कल्पना करें कि आप हर कठिनाई को एक परीक्षा के रूप में देखते हैं, न कि एक असफलता के रूप में। जब क्रोध भड़कता है तो यह धैर्य को विकसित करने का अवसर है। जब भय उत्पन्न होता है तो यह साहस निर्माण का आह्वान करता है। जब निराशा का सामना होता है तो यह सहनशीलता को बढ़ाने का एक क्षण बन जाता है। जीवन हमें चुनौतियां इसलिए नहीं देता कि वे हमें तोड़ दें, बल्कि इसलिए देता है ताकि वे हमें आकार दें। जब हम अपने संघर्षों को आत्म सुधार के अभ्यास के रूप में देखना शुरू करते हैं तो हम निष्क्रिय पीड़ित से सक्रिय शिक्षार्थी बन जाते हैं, जो अपने चरित्र को बुद्धिमत्ता और इरादे से गढ़ते हैं। यह दृष्टिकोण अभ्यास की मांग करता है। जिस प्रकार एक कारीगर वर्षों के समर्पित प्रयास से अपने कौशल को निखारता है, उसी प्रकार हमें भी अपने मन को उसी प्रतिबद्धता के साथ प्रशिक्षित करना चाहिए। एक स्टोइक व्यक्ति पूर्णता की आशा नहीं करता बल्कि निरंतर प्रयास करता है। ऐसे क्षण अवश्य आएंगे जब भावनाएं तर्क पर हावी हो जाएंगी, लेकिन स्वयं को दोष देने के बजाय हमें इन क्षणों को प्रक्रिया का हिस्सा मानकर स्वीकार करना चाहिए। हर असफलता एक सबक है, हर बाधा एक नया कदम। हम निराशा में नहीं गिरते बल्कि हम और अधिक समझ के साथ आगे बढ़ते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी मेडिटेशंस में प्रतिदिन उन सिद्धांतों की याद दिलाई जिन्हें वे अपनाना चाहते थे। उन्होंने यह नहीं माना कि उन्होंने अपनी भावनाओं पर पूर्ण अधिकार पा लिया था, बल्कि वे लगातार इसकी ओर कार्य कर रहे थे। उनकी लिखाई उनकी आंतरिक संघर्षों को दर्शाती है। यह प्रमाणित करती है कि एक सम्राट को भी अपनी विचारधारा में दृढ़ बने रहने के लिए निरंतर स्मरण की आवश्यकता थी। यदि दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ने आत्मसुधार को एक सतत प्रक्रिया माना, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। इस अभ्यास के प्रति प्रतिबद्ध रहकर हम एक अडिग मन विकसित करते हैं। हम कम प्रतिक्रियाशील, अधिक विचारशील और अपने आंतरिक संसार के प्रति अधिक जागरूक बनते हैं। हमारे संबंध बेहतर होते हैं क्योंकि हम आवेग के बजाय बुद्धिमत्ता के साथ उत्तर देते हैं। हमारे लक्ष्य अधिक स्पष्ट होते हैं, जिन्हें क्षणिक भावनाओं के बजाय तर्क द्वारा संचालित किया जाता है।
और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें एक आंतरिक शांति मिलती है, यह जानते हुए कि हम दुनिया को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम हमेशा यह नियंत्रित कर सकते हैं कि हम इसके प्रति कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। भावनात्मक नियंत्रण भावनाओं को दबाने के बारे में नहीं, बल्कि उन्हें रूपांतरित करने के बारे में है। यह हमारे भावनाओं को पहचानने की कला है, बिना उनके द्वारा नियंत्रित हुए। यह उन्हें समझने की क्षमता है, बिना उनमें डूबे। लक्ष्य यह नहीं है कि हम कुछ भी महसूस न करें, बल्कि यह है कि हम गहराई से महसूस करें और फिर भी नियंत्रण में रहें। यह स्तर की जागरूकता हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है, वह स्वतंत्रता कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे कार्य करते हैं और अंततः कैसे जीते हैं। आइए हम इस जीवन भर की यात्रा के प्रति प्रतिबद्ध हों, हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारे मन के सतत विकास के लिए। प्रतिदिन के अभ्यास, आत्मचिंतन और ज्ञान की निरंतर खोज के माध्यम से हम अपने जीवन को स्टोइक सिद्धांतों के अनुरूप गढ़ते हैं। हम विकास की समाप्ति की आशा नहीं करते, बल्कि अपने सर्वोच्च स्वरूप की निरंतर खोज को अपनाते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो नियमित अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे समुदाय को बढ़ाने में मदद करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। साथ ही नीचे कमेंट करके अपने विचार हमें बताएं।